हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 22वां दिन यानी 22nd डे। इससे पहले अगर आपने डे 1 से डे 21 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगी। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप जाइए वहाँ पर और ज़रूर देखिए अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो आज 22nd डे है। स्टार्ट करते हैं इस दिन की 22nd डे की और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। स्थान सूचक प्लेस्टियल शब्दों से बने वाक्य। तो देखिए ये शब्द जो हैं इन्हें क्या कहते हैं, इनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं और इनका कहाँ यूज़ करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये है ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विद, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, ओवर। अब इसके अलावा भी प्रीपोजिशंस होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। देखिए प्रीपोजिशंस के बिना ना कोई भी वाक्य की रचना अच्छे से नहीं हो पाएगी। कोई मतलब वाक्य की रचना जो होती है अंग्रेजी भाषा में उसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है प्रीपोजिशंस का। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी भाषा के शिक्षार्थियों को बड़ी सावधानी से इनका ठीक ठीक प्रयोग सीखना चाहिए। कुछ प्रीपोजिशंस का संबंध स्थान, समय, विधि आदि के स्थान से होता है और कुछ का कारण और गति के साथ। तो कुछ जो होते हैं प्रीपोजिशंस उनका जो संबंध है स्थान के साथ, समय के साथ, विधि आदि के साथ होता है और कुछ प्रीपोजिशंस का होता है कारण और गति के साथ। सबका अभ्यास बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रीपोजिशंस प्रायः संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञार्थक अन्य शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनाती हैं, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से कनेक्ट करती हैं। ये प्रायः संज्ञा आदि शब्दों से पहले लगती हैं। जो भी संज्ञा शब्द है, ठीक है, उससे पहले ये आपकी प्रीपोजिशंस लगती हैं और कभी कभी बाद में भी जोड़ी जाती हैं। इनका अच्छी तरह अभ्यास करके आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। तो ये प्रीपोजिशंस जो हैं वो होती हैं जैसे ही इज़ या फिर द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इधर है द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये एक सेंटेंस है हमारे पास। तो इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑन है इसके बिना ये सेंटेंस कैसा लगता है। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जो बुक है वो टेबल पर रखी है, मेज पर रखी है। बुक मेज पर रखी है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज द टेबल। अब यहाँ ऑन आया ही नहीं। ऑन का अर्थ होता है पर, यानी मेज पर रखी है। अब आप पर ही नहीं लगाओगे, आप बोलोगे जो किताब है मेज रखी है, ऐसे हो जाएगा ना, मेज पर तो आएगा ही नहीं। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल। जब आप हिंदी वाक्य से पर हटा दोगे तो इंग्लिश में पर को हम ऑन कहते हैं, तो ऑन हट जाएगा तो क्या होगा, फिर तो आपका सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। तो ये प्रीपोजिशंस होती हैं जो एकदम आपके नाउन से पहले आती हैं, कभी कभी बाद में भी जोड़ी जाती हैं और ये एक तरीके से क्या काम करती हैं, एक तरीके से अन्य शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताती हैं, है ना, कि कोई चीज़ कहाँ है। अब ये कोई चीज़ किस स्थान पर है इसके साथ भी प्रीपोजिशंस का संबंध है। समय के साथ भी, प्लीज़ बी ऑन टाइम, या फिर एट का भी यूज़ होता है, एट भी एक प्रीपोजिशन है। तो ये समय के साथ भी यूज़ होती हैं, समय बताने के लिए, विधि बताने के लिए, कारण या गति बताने के लिए। एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी मतलब इतनी स्पीड से, एट द स्पीड, ठीक है। तो मतलब गति, कारण, स्थान, समय, विधि सब बताने के लिए प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी भाषा को सीखने में और इनका अच्छी तरीके से अभ्यास करके इन्हें आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। आज 22nd डे है, इसमें हम प्रीपोजिशंस को ही देखने वाले हैं। तो प्रीपोजिशंस के कुछ वाक्य देखेंगे, समझेंगे तो और अच्छे से हमें इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए हमारी सेंटेंसेस से पहला सेंटेंस है पुस्तक बक्से पर है। द बुक इज़ ऑन द बॉक्स। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पुस्तक मेज पर है, टेबल पर है। अब यहाँ बक्सा आ गया उस जगह, तो बात वही सेम एग्जाम्पल हो गया। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन का अर्थ है कि पर, बुक इज़ ऑन द टेबल या ऑन द बॉक्स।
कंप्यूटर मेज पर है। तो यहाँ सेम सेंटेंस आप बना सकते हो खुद से। अगर ये सेंटेंस आपने देख लिया, अब यहाँ सेम आप कंप्यूटर मेज पर है बना सकते हो। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कि कंप्यूटर मेज पर है। क्लर्क सीट पर बैठा है, क्लर्क इज एट द सीट। अब एट और ऑन दोनों का सेम ही मतलब होता है, पर इनको अलग अलग यूज करते हैं। देखिए, ऑन द टेबल और एट द टेबल, ये मैंने दो लिखे हैं अभी, ठीक है। अब यहां पर ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर, और एट द टेबल यानी टेबल पर, ठीक है। ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर कोई बैठा है, एट द टेबल मतलब टेबल पर कोई बैठा है। तो ये थोड़ा हल्का सा डिफरेंस होता है इनमें। और ये सारी चीज़ें अभी हम सेंटेंसेस देखेंगे, और एकदम लास्ट में वीडियो के जो आता है आपका रिमेंबर करके एकदम लास्ट में, जब 22nd डे जो अभी हम कर रहे हैं, इनमें हम सारे सेंटेंसेस देख लेंगे। तो आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी जाती है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिलती हैं। हम सेंटेंसेस तो देख लेंगे, लेकिन इनमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो लास्ट में लिखी होती हैं। तो हम उन्हें भी पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब नेक्स्ट है, दरवाजे पर हरा पेंट है। देयर इज़ ग्रीन पेंट ऑन द डोर, डोर पर ग्रीन पेंट है। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। मैं आपको घर पर मिलूँगा। आई विल सी यू एट होम। नेहा कमरे में आ रही है। नेहा इज कमिंग इन टू द रूम। नेहा इज कमिंग इन टू आएगा, यहाँ इन नहीं आएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है जो हम लास्ट में देखने वाले हैं। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। अब देखो, यहाँ मैं आपको इधर भी बता देती हूँ, लास्ट में तो हम जानेंगे ही, इधर भी हल्का सा आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखो, इन टू और इनमें क्या डिफरेंस है। इन टू मतलब कि अगर आप कमरे के अंदर जा रहे हो तो इन टू लगेगा, लेकिन कमरे में हो और कमरे में कोई काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो कमरे में, तो इन लगेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है। मैं ग्लास में थोड़ा सा पानी डालूंगा। आई विल पोर सम वाटर इन टू द ग्लास। नेक्स्ट है, लोग नदी में स्नान करते हैं। पीपल बाथ इन द रिवर। नदी में स्नान करते हैं। पीपल बाथ इन द रिवर, ओके। हम बेंच पर बैठते हैं, किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। वी सिट ऑन द बेंच बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर, ठीक है। आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? वाई डोंट यू सिट एट द टेबल। वाई डोंट यू सिट एट द टेबल। फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। वह अपने मकान के अंदर गया। ही वेंट इनटू हिज हाउस। ही वेंट इनटू हिज हाउस। पुत्र कुरियर द्वारा भेजा गया, पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर। द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी अनुवाद यानी ट्रांसलेट होता है। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। मैंने दूध से बोतल भरी। आई फिल्ड द बोतल विद मिल्क। विद मिल्क। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। बाघ शिकारी ने मारा। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। अब यहाँ बिसाइड देखो दोनों में अंतर है, ठीक है। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। शिमला इज सिचुएटेड अमंगस्ट द माउंटेन्स। अमंगस्ट द माउंटेन्स यानी माउंटेन से घिरा हुआ है, तो अमंगस्ट द माउंटेन्स। वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स।
यमुना नदी पुल है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर, ओवर द यमुना रिवर। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको, थ्रो द बॉल ओवर द वॉल, थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। ठीक है। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। ओवर मतलब देखो ये ब्रिज है, ओवर इसको इससे ऊपर, ओवर इसको ऐसे पार करके, ओवर यानी इसके ऊपर की तरफ से उड़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है नावें पुल के नीचे हैं। बोट्स आर अंडर द ब्रिज, अंडर मतलब नीचे हैं। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है, और बीच को हम बिटवीन बोलते हैं। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता से आगे हैं। सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी। सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। यहाँ फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब होता है एकदम आगे, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। प्रीपोजिशंस का ही हम यहाँ यूज़ करना सीख रहे हैं। ये सारी प्रीपोजिशंस हैं। इन फ्रंट हो गया, बिहाइंड हो गया, इधर बिटवीन था, इधर ओवर था, उससे पहले ऑफ था। ओके। जो भी प्रीपोजिशंस आ रही हैं उनमें वो आपको थोड़ी सी स्लैंटिंग टाइप, ऐसे थोड़ी टेढ़ी सी हैं यहाँ पर देखो। उसके बाद आगे यहाँ पर हम दुविधा में हैं। पैसा मेरी जेब में है, मछलियाँ समुद्र में हैं, अंदर कौन है? तो वी आर इन कन्फ्यूज़न, हम कन्फ्यूज़न दुविधा में हैं। पैसे मेरी जेब में है, मछलियाँ समुद्र में हैं, अंदर कौन है? द मनी इज़ इन माई पॉकेट, इज़ इन माई पॉकेट। फिशेज आर इन द सी, हु इज़ इनसाइड। ओके। अब ये याद रखें, रिमेंबर वाली जो बातें होती हैं। तो पहला ये है कि एट, ऑन, इन, विद, बाय आदि प्रीपोजिशंस का प्रयोग प्रायः स्थानवाची, प्लेस्टियल और कालवाची, टेम्पोरल शब्दों के रूप में होता है। जो मैंने बताया था आपको एकदम स्टार्टिंग में कि अलग अलग जो है विधि हो गई और स्थान हो गया, गति हो गई, इन सब के लिए यूज़ होता है। और भी मैंने आपको बताया था, तो वही चीज़ दी गई है। ऊपर आपने अभी हमने जो है स्थानवाची पढ़े हैं, स्थानवाची अर्थ में इनका प्रयोग पढ़ा है। ठीक है। सेकंड, ऑन और एट दोनों का अर्थ पर है। ये मैंने आपको बताया था, ऑन और एट दोनों का अर्थ ही पर होता है, लेकिन ऑन द टेबल और एट द टेबल का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है कि ऑन द टेबल का अर्थ है मेज के ऊपर और एट द टेबल का अर्थ है मेज पर। बाय का अर्थ होता है के द्वारा तथा विद का अर्थ होता है के साथ। ही विल डू दिस वर्क विद मी, यानी मेरे साथ। विद का मतलब मेरे साथ। ठीक है। विद का मतलब होता है के साथ। लेकिन अब ये जो बाय है इसका अर्थ होता है के द्वारा। दिस इज डन बाय मी, कि ये मेरे द्वारा हुआ है। दिस इज डन बाय यू, ये आपके द्वारा हुआ है। बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है। बिटवीन जो है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है। अमंग दो से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है। कि देखो अगर ऐसे आता है कि सीता इज स्टैंडिंग, सीता इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमने एक सेंटेंस लिखा। ओके। अब इधर बिटवीन इधर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ दो लोग थे, राम और लक्ष्मण। ठीक है। तो इसलिए बिटवीन आया। तो ये जो है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिटवीन आता है। और अमंग जो है वो दो से अधिक व्यक्तियों के साथ में अगर है तो देखो अमंग मतलब काफ़ी लोगों के साथ। शी इज़ स्टैंडिंग अमंग देम। शी इज़ मतलब अमंग आप समझ रहे हैं ना कि काफ़ी लोग हैं। अगर देम मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है। शी जैसे यहाँ पर भी हमने एक एग्जांपल देखा था, देखो पीछे मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर आप देखिए तो माउंटेन्स थे, कि माउंटेन्स कई सारे होते हैं, तो अमंग द माउंटेन्स। ठीक है। ये चीज़ आप समझ के होंगे बिटवीन और अमंग के बीच का डिफरेंस। अब कमला, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई थी इन और इनटू की। कमला इज गोइंग इन हर रूम, कमला इज गोइंग इनटू हर रूम। इनमें से बताइए सही गलत क्या है? ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है।
कि अगर कमला, हम बोल रहे हैं कि कमला अपने रूम में जा रही है, तो ऊपर के दो वाक्यों में दूसरा वाक्य ठीक है। यहाँ अर्थ है बाहर से कमरे के अंदर जाना, ना कि अंदर चलना फिरना, इसलिए इनटू प्रयोग किया जाता है। जब आप बाहर से अंदर किसी कमरे के, अपने घर के जाते हैं तो इनटू आता है। इनका मतलब कि आप कमरे के अंदर ही हो, ठीक है, और कुछ काम कर रहे हो। देखो, इनका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ यह अर्थ निकले कि कमरे के अंदर ही कोई काम कर रही है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़ रही है, इनका प्रयोग यहाँ हो सकता है। जैसे कोई वाक्य है, कमला अपने कमरे के अंदर है, कमला इज इन हर रूम, यहाँ इन आएगा। कमला अपने कमरे के अंदर सो रही है, तो अभी तो कमरे के अंदर ही है ना, तो यहाँ पर भी इन आएगा, कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम। ओके, लेकिन जब इन तब नहीं लगता जब वो अपने कमरे के अंदर जाने वाली होती है। तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि कमला इज गोइंग इन हर रूम, यहाँ आएगा कमला इज गोइंग इन टू हर रूम, ठीक है, इन टू हर रूम। तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखने वाली है, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम पढ़ते हैं हर डे के। जब हम सारी चीज़ समझ लेते हैं तो एंड में हमें ये मिलता है, याद रखें, रिमेंबर, जिसको हम सीखते हैं इससे काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो ये वीडियो, और थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ऑन कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर आप क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे इस कोर्स की वीडियोस जब भी आएँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।